कैंप में हर तरफ रोशनी हो गई थी और किसी करीबी मोर्चे से मशीन गन की फायरिंग भी शुरू हो गई थी। गोलियां दीवारों और दरख्तों से चीखती हुई टकरा टकरा कर फट रही थी। मैं लाइट मशीन गन की बौछारें मारता पीछे हटता चला जा रहा था। अचानक मेरी दाएं जानिब और फिर उसके जरा आगे यके बाद दीगरे 2 हैंड ग्रेनेड गिरते ही फट गए। लोहे के टुकड़े चीखते हुए मेरे सर के ऊपर से गुजरे। मैं झुककर खारदार तारों की तरफ दौड़ा। कमांडो शेरवान मुझसे पहले वहां तक पहुंच चुका था। एकदम से खारदार तारों वाली दीवार के ऊपर रोशनी के राउंड फायर हुए और सारी दीवार और बैरक्स दिन की तरह रोशन हो गई। इस रोशनी में भारतीय फौजियों ने हमें देख लिया। चुनाचे अब मशीन गन्नों, राइफलों और ब्रेन गन्नों का फायर सीधा हम पर आना था। मैं जमीन पर लेट गया। रॉकेट लॉन्चर मेरे कंधे से निकलकर 1 गज परे जा पड़ा। मैंने उसे उठा लिया। रोशनी के जो राउंड फायर हुए थे वो पैराशूट वाले रोशनी राउंड थे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। उनकी रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। मैंने इस रोशनी में देखा कि बैरक और खारदार तारों वाली दीवार के साथ गेट की जानिब से फौजियों की कतारें फायरिंग करती हमारी तरफ तेजी से दौड़ती चली आ रही हैं। ये फौजी तेजी से बल खाते सांपों की तरह दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने चीख कर कमांडो से कहा, कमांडो निकल जाओ। उसके साथ ही मैं नीलिंग पोजीशन में घुटनों के बल बैठ गया। लॉन्चर में एक रॉकेट लोड किया। मैंने पहला रॉकेट करीबी बैरक की तरफ से आते फौजियों को निशाने लेकर फायर कर दिया। रॉकेट उनके दरमियान धमाके से फट गया। धमाके के साथ शोले बुलंद हुए और उसकी रोशनी में मुझे भारतीय फौजियों के जिस्म उड़ते नजर आए। मैंने दूसरा रॉकेट इसी पोजीशन में बैठे रुख बदल कर गेट की तरफ से आते फौजियों पर फायर कर दिया। उस तरफ भी रॉकेट धमाके से फटा और न जाने कितने फौजियों के परखचे उड़ गए। मैं खारदार तारों की तरफ दौड़ा। रोशनी वाले राउंड नीचे आकर बुझ गए थे। मुझे कमांडो शेरवान नजर नहीं आ रहा था। अचानक 3 और रोशनी राउंड फायर हुए और मैंने उनकी रोशनी में कमांडो को मौलवी साहब के कांधे पर डाले खारदार तारों के शिगाफ ही से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते देखा। इस दौरान वहां और फौजी नमूदार हुए और पहले की तरह मशीन गन और राइफलों का फायर हमारी तरफ आने लगा। मैं रींग रींग कर तारों की तरफ बढ़ रहा था। जब 2 हैंड ग्रेनेड मेरे करीब धमाकों से फटे तो मैंने लेटे लेटे बाकी 4 रॉकेट भी पोजीशन बदल बदल कर भारतीय फौजियों पर फायर कर दिए। फौजी कैंप में हर तरफ धमाके, शोले, धुआं और शोरगुल मचा हुआ था। मैंने रॉकेट लॉन्चर एक तरफ फेंका और लेटे लेटे रेंगने लगा। अचानक कैंप में यक बाद दीगरे कयामत खेज धमाके शुरू हो गए। ये धमाके खारदार तारों के साथ साथ आगे गेट की तरफ होते जा रहे थे। हर धमाके के साथ शोले आसमान की तरफ बुलंद होते और उड़ते पत्थरों की चीखें सुनाई देती। कमांडो शेरवान रिमोट कंट्रोल से कैप्सूल बम को उड़ा रहा था। फिर एक धमाका क्वार्टर गार्ड की तरफ हुआ जिसकी रोशनी में मुझे एक जीप ऊपर उछल कर टेढ़ी होकर जमीन पर गिरती नजर आई। मैं उठकर तारों के शगाफ की तरफ दौड़ा। इतने में फौजी बैरक में भी एक धमाका हुआ और बैरक की छत उड़ गई। ऐसे लग रहा था जैसे फौजी कैंप पर बमबारी हो रही है। सारे के सारे कैप्सूल बम फटकर जितनी तबाही मचा सकते थे मचा चुके थे, मगर ये कोई 1-2 फौजी मोर्चे नहीं थे। पूरा फौजी कैंप था जहां ना फौज की कमी थी, ना असलहा और गोला बारूद की कमी थी। अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में यके बाद दीगरे 2 गोले आकर फटे। ये टैंक के गोले थे। भारतीय अब रोशनी राउंड फायर नहीं कर रहे थे, शायद इसलिए कि उन्हें मालूम हो गया था कि उनका मुकाबला कश्मीरी कमांडो की पूरी कंपनी से है और उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है। वो नहीं चाहते थे कि उनके चलाए हुए रोशनी राउंड की रोशनी में हम उनके सिपाहियों पर रॉकेट फायर कर सकें। मुझे खारदार तारों में वो जगह अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी जहां से तारे काट कर हमने शगाफ डाला था। मेरे सामने हैंड ग्रेनेड और रॉकेट खत्म हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ लाइट मशीन गन और उसका मैगजीन ही बाकी था। जब टैंक के गोले मेरे इर्द गिर्द फटे और पत्थर और लोहे के टुकड़े चीख चीख कर उड़ने लगे तो मैं जमीन पर लेट गया और अंधेरे में दाएं बाएं और सामने की जानिब फायरिंग शुरू कर दी। साथ साथ मैं कांटे वाली तारों की दीवार की तरफ भी खिसकता जा रहा था। कोई गोला फटता तो उसकी रोशनी में मुझे दीवार के तार नजर आ जाते। एक बार गोला फटा तो मुझे तारों में एक सुराख दिखाई दिया। भारतीय फौजियों को अब मैं भी शायद नजर नहीं आ रहा था। चुनाचे फायरिंग मेरी दाएं जानिब हो रही थी और उस तरफ से गोलियां चीखती हुई गुजर रही थीं। टैंक की गोलाबारी बंद हो गई थी। मैं तारों में टूटी हुई जगह देख चुका था। मैं अंधेरे में उठकर उस तरफ दौड़ पड़ा और तेजी से शगाफ में से दूसरी तरफ निकल गया। मुझे कमांडो शेरवान नजर नहीं आया। मैंने यही समझा कि वो मौलवी साहब को निकाल कर ले गया है। मैंने शगाफ से लाइट मशीन गन कंधे पर डाली और अंधेरे में दरख्तों की तरफ दौड़ा। अभी मैं काफी दूर था कि किसी तरफ से टैंक का गोला आकर मुझसे 10-12 कदम आगे फटा। मैंने गोले की चीख की आवाज पहले सुन ली थी। मैंने जमीन पर अपने आप को गिरा दिया। गोला धमाके से फटा। पत्थर और लोहे के टुकड़े जन्नाटे से इधर उधर बिखर गए। कुछ मिट्टी मेरे ऊपर भी गिरी। मैं लेटा हुआ था इसलिए बच गया। दौड़ रहा होता तो मैं उड़ गया था। मैं दोबारा दौड़ने के लिए उठा तो ऐन उस वक्त कैंप की जानिब इकट्ठे 3 रोशनी राउंड एक के बाद एक फायर हुए।
जिनकी रोशनी में घास के तिनके तक नजर आने लगे। मैं वहीं बैठ गया। अभी रोशनी राउंड्स की रोशनी बुझी नहीं थी और मैं बैठे बैठे जमीन से बाहर निकले हुए पत्थरों की तरफ चलने लगा था कि मेरे सामने और दाएं बाएं की जानिब से जबरदस्त फायरिंग के साथ कितने ही भारतीय फौजी दौड़ते हुए छलांगे लगाते हुए मेरे सामने आ गए। उनकी राइफलों और ब्रेन गन्नों और स्टेन गन्नों के रुख मेरी तरफ थे। उनका सेक्शन कमांडो हाथ में पिस्तौल पकड़े मेरी तरफ आया और उसने मुझे ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था। मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मैं तो चरवाहा हूँ। मेरा हुलिया फुल कमांडो का हुलिया था। मेरी शक्ल, मेरे कपड़े और मेरे पास जो असलहा था वो गवाही दे रहा था कि मैं खतरनाक कमांडो हूँ। सेक्शन कमांडो ठुड्डे मारते मारते थक गया तो दूसरे फौजी आगे बढ़ गए। फौरन मेरी तलाशी लेते हुए मेरा रिवॉल्वर, लाइट मशीन गन, कमांडो चाकू और मैगजीन बेल्ट उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए और खींचते हुए कैंप के गेट की तरफ ले जाने लगे। इस दौरान रोशनी राउंड बुझ गए थे मगर फौजी कैंप की तरफ काफी रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में मुझे कैंप की कई जगहों से धुआं उठता नजर आ रहा था और ऐसी आवाजें आ रही थीं कि जैसे फौजी आग बुझा रहे हैं। आग बुझ चुकी थी मगर धुआं उठकर आसमान की तरफ जा रहा था। फौजी कैंप के गेट से कुछ फासले पर एक फौजी ट्रक खड़ा था। हमारे कैप्सूल बमों ने गेट का एक हिस्सा उड़ा दिया था। फौजी इधर उधर दौड़ दौड़ कर क्रेट बाहर निकाल रहे थे। शायद ये असलहे के क्रेट थे। मुझे धक्का देकर फौजी ट्रक में गिरा दिया गया। 6-7 मुसल्लह भारतीय फौजी भी अंदर आ गए और ट्रक एक तरफ को चल पड़ा। मुझे ट्रक में इस तरह बिठाया गया था कि मैं भारतीय फौजियों में फंसा हुआ था। यहाँ मेरे दोनों हाथ रस्सियों से पुश्त की तरफ बांध दिए गए। उस वक्त मुझे कमांडो शेरवान का ख्याल आ रहा था। खुदा करे कि वो मौलवी साहब को लेकर निकल गया हो। जरूर वो निकलने में कामयाब हो गया होगा क्योंकि ये लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर सके थे। अगर गिरफ्तार करते तो वो भी मेरे साथ होता। फिर मुझे अपने इस मुजाहिद कमांडो का भी ख्याल आया जो खच्चर लेकर कमीनगाह से हमारे साथ आया था। उसे हमने पीछे दरख्तों के नीचे अंधेरे में बिठा दिया था। हमने सोचा था कि मौलवी साहब पर भारतीयों ने कितना तशद्दुद किया है कि शायद वो हमारे साथ भाग नहीं सकेंगे। चुनाचे हम उन्हें खच्चर पर बिठाकर अपने मुजाहिद के हमरा किसी दूसरे खुफिया पहाड़ी रास्ते से कमीनगाह की तरफ रवाना कर देंगे। खुदा करे कि ये मुजाहिद कमांडो और कमांडो शेरवान मौलवी साहब को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए हों। मुझे अब अपनी कोई फिक्र नहीं थी। मेरे साथ जो सुलूक होने वाला था वो मेरे सामने था और ये सुलूक मेरे साथ कई बार हो चुका था। मुझे किसी फौजी इंटेरोगेशन सेंटर या किसी टॉर्चर सेल में ले जाया जा रहा था जहां मुझ पर टॉर्चर किया जाएगा। ऐसी ऐसी अजियतें ऐसे ऐसे घिनौने तरीकों से दी जाएंगी कि जिनका आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं ये तमाम अजियतें बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। एक तो मुझे दुश्मन का इंतहा दर्जे का टॉर्चर बर्दाश्त करने की तरबियत दी गई थी। दूसरे मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। जाहिर है मैं भारतीय फौजियों की हिरासत में था और मैंने अपने साथी कमांडो के साथ मिलकर भारतीयों का तकरीबन सारा फौजी कैंप तबाह कर दिया था और न जाने उनके कितने फौजी जवान और अफसर हलाक कर दिए थे। मेरा एक बाकायदा कमांडो होना भी मेरे लिबास और एक्शन से साबित हो चुका था। अब ये सोचना अहमकाना बात थी कि ये लोग मेरी तरफ से जरा सा भी गाफिल होंगे और मैं इनकी गफलत से फायदा उठाकर फरार हो सकूंगा। अगरचे दुश्मन की हिरासत से फरार होना मेरा हक था और मेरा फर्ज भी था और मैंने फरार के तरीके भी सोचने शुरू कर दिए थे। लेकिन उस वक्त मेरा जहन दुश्मन फौजियों के हाथों पकड़े जाने और कमांडो शेरवान की कामयाबी के साथ मौलवी साहब के वहां से निकल जाने से परेशान था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं भारतीयों की कैद से कैसे फरार हो सकूंगा। ट्रक पहाड़ी रास्तों पर रात के अंधेरे में चला जा रहा था। भारतीय फौजी मुझे गालियां दे रहे थे। एक दो ने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ भी मारे। वो बार बार कह रहे थे कि तुम पाकिस्तानी कमांडो हो, कश्मीरियों की मदद करने आए थे। हम तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि अपने बाप का नाम भी भूल जाओगे। इनमें 2 सिख फौजी भी थे। मैंने महसूस किया कि वो खामोश बैठे थे। इनमें से किसी ने ना तो मुझे गाली दी और ना थप्पड़ ही मारे। लेकिन मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये सिख फौजी मेरी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकते हैं कि मुझे मारने पीटने और गालियां देने में हिंदू फौजियों का साथ न दें। ट्रक पहाड़ की उतराई उतरने के बाद हमवार सड़क पर आ गया था। ट्रक के ऊपर तरपाल की छत पड़ी हुई थी। सिर्फ दरवाजे पर तरपाल नहीं थी जहां से पहाड़ों की रात की सर्द हवा अंदर आ रही थी और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। ट्रक एक तरफ मुड़ गया। ये कोई और भारतीय फौजी कैंप था। यहाँ ट्रक पर से मुझे खींच कर उतारा गया। फौजी मुझे धक्के देते, ठुड्डे मारते कैंप के क्वार्टर गार्ड में ले गए और अंदर धकेल कर उसके लोहे की सलाखों वाला दरवाजा बंद कर दिया। बाकी की रात मैंने फर्श पर बैठकर और कभी लेट कर गुजारी। दरवाजे के आगे 2 मुसल्लह भारतीय फौजी हाथों में स्टेन गन लिए सारी रात पहरा देते रहे। जब दिन निकला तो 6-7 फौजी मार्च करते हुए आए। क्वार्टर गार्ड के सामने जमीन पर जोर से पांव मार कर रुक गए। उनके आगे आगे एक सूबेदार मेजर था। वो क्वार्टर गार्ड की जेल की तरफ बढ़ा।
बाहर जो फौजी पहरे पर खड़ा था उसने फौरन ताला खोल दिया। सूबेदार मेजर ने अंदर आते ही मेरी आंखों पर कसकर पट्टी बांधी और मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। आंखों पर पट्टी बंधने से पहले मैंने उसके कांधे पर एक स्टार, एक फूल और एक पट्टी का सूबेदार मेजरी का निशान देख लिया था। मेरे हाथ उन्होंने रात को ही खोल दिए थे, जहाँ फिर रस्सी से पुश्त पर बांध दिए गए। मुझे किसी गाड़ी में धकेल कर बिठा दिया गया। दो फौजियों ने दोनों तरफ से मेरे बाजू पकड़ रखे थे। जब गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और बाहर से गाड़ी के दरवाजे को लॉक करने की आवाज आई तो उन्होंने मेरे बाजू छोड़ दिए। ये गाड़ी भी कोई ट्रक लग रहा था। इसके इंजन की आवाज ट्रक के इंजन जैसी थी। पहाड़ी उतराई चढ़ाई के रास्तों पर यह ट्रक देर तक सफर करता रहा। फिर हमवार सड़क आ गई। लगता था ट्रक मैदानी इलाके में आ गया है। मैदानी इलाके में ट्रक काफी ज्यादा रफ्तार से देर तक चलता रहा। मुझे फजा में गर्मी का एहसास होने लगा था। यूं लग रहा था जैसे ट्रक कश्मीर की ठंडी पहाड़ियों से निकलकर पंजाब के मैदानों में सफर कर रहा है। एक बार फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, मगर यहाँ पहाड़ों वाली ठंडी हवा नहीं थी। एक जगह ट्रक आखिर रुक गया। ट्रक से निकाल कर दो फौजी मेरे बाजू को पकड़कर मुझे चलाते हुए एक बंद बंद सी फजा में ले आए। फिर उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी, हाथ की रस्सियां भी खोल दी। ये एक नीम रोशन लकड़ी की छत वाला कमरा था जिसका फर्श खाली था। कमरा छोटा सा था। मैं फर्श पर बैठ गया। एक सूबेदार मेजर मेरे सामने खड़ा मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कहने लगा, वो लैट्रिन है, उधर नल का लगा है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगाकर चला गया। कमरे में लैट्रिन का दरवाजा भी था। मैं उस तरफ गया, वहाँ नलके से बाल्टी में पानी गिर रहा था। यहाँ मैंने मुंह हाथ धोया और वापस आकर फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। बैठे बैठे काफी वक्त गुजर गया तो दो फौजी आ गए। एक ब्रेन गन लेकर दरवाजे पर खड़ा था। दूसरे ने दो रोटियां जिस पर दाल पड़ी हुई थी मेरे हाथ में थमा दी और मार्च करता बाहर निकल गया। दरवाजा एक बार फिर मुकफ्फल कर दिया गया। मैंने दोनों रोटियां खा ली। कमरे की दीवारें पत्थर को जोड़कर बनाई गई थीं। इनमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई रोशनदान भी नहीं था। दिन की रोशनी सिर्फ बंद दरवाजे की दुर्जों में से अंदर आ रही थी। मैंने एक दुर्ज में से बाहर झांक कर देखा। बाहर मुसल्ला फौजी पहरा दे रहे थे। सामने कुछ फौजी गाड़ियां खड़ी थीं। ये भी कोई फौजी कैंप ही था। कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं। मुझे कुछ शक हो रहा था कि इन्हें मेरे साबिका रिकॉर्ड का इल्म हो गया है और इस वजह से वो मुझसे जबरदस्त इंटेरोगेशन करने के वास्ते जम्मू या उससे भी आगे पंजाब के किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ले जा रहे हैं और मुझसे वो सब कुछ पूछना चाहते हैं जो मुझे मालूम है और वो भी पूछना चाहते हैं जो मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात ये भी बड़ी अहम थी कि उन्हें पता चल गया था कि मैं कश्मीरी कमांडो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ट्रक में फौजियों से जो दो एक बातें की थी उससे जाहिर हो गया था कि मैं कश्मीरी कमांडो नहीं हूँ। क्योंकि मैं कश्मीरी में बातचीत नहीं कर सकता था, इसलिए वो मुझे पाकिस्तानी कमांडो ही समझ रहे थे और एक ऐसे पाकिस्तानी कमांडो का भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस के हाथ आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जो उनके असलहे से लदे हुए जहाजों, एमुनिशन के जखीरों, फौजी ट्रेनों और न जाने कितने फौजी कैंपों को धमाकों से बर्बाद कर चुका था। मेरा ख्याल था यहाँ से वो मुझे किसी दूसरी जगह ले जाकर पूछगिछ शुरू कर देंगे, लेकिन वो मुझे आगे न ले गए और उस जगह पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला वहाँ पहुँचने के एक दिन बाद शुरू हुआ। उन्हें शायद दूसरे शहर से दो तीन खास और बड़े माहिर, तजुर्बाकार और बुचर किस्म के फौजी अफसरों के आने का इंतजार था। वो दिन और रात कोठरी में किसी ने मुझसे कुछ न कहा। दिन के वक्त दाल रोटी दी गई, दोपहर के वक्त भी वैसी ही दो रोटियां और दाल दी गई, रात को भी यही कुछ खाने को दिया गया। रात भी गुजर गई। अगले दिन कोठरी में 4 फौजी दाखिल हुए। इनमें 2 आम सिपाही थे और 2 फौजी अफसर थे। इनमें से एक कैप्टन और दूसरा मेजर के रैंक का था। कैप्टन डोगरा था और मेजर मद्रासी लगता था। पूछगिछ की इब्तिदा बज़ाहिर बड़े प्यार मोहब्बत से हुई। डोगरा कैप्टन का उर्दू बोलने का लहजा चंबे कांगड़े का था, जबकि मेजर का लहजा मद्रासियों वाला था। जिस तरह वो उर्दू बोल रहे थे वो मैं नहीं लिखूंगा, बल्कि जो कुछ उन्होंने पूछा आम जबान में लिखूंगा। सिपाही अपने साथ एक कुर्सी भी लाए थे जो उन्होंने मेरे सामने डाल दी और पीछे हटकर दरवाजे के पास ब्रेन गन्ने लेकर अटेंशन खड़े हो गए। कैप्टन और मेजर मेरे सामने कुर्सियों पर बैठ गए। मद्रासी मेजर ज्यादा तजुर्बाकार और होशियार था। बैठते ही उसने मेरी तरफ देखा और पीछे खड़े सिपाहियों से पूछा, तुमने हमारे पाकिस्तानी जवान को खाने को क्या दिया था? एक सिपाही ने फौरन जवाब दिया, सर लंगर से दाल रोटी लेकर आया था। उसे डांट कर कहा, जंगली, ये तुम्हारी तरह का दाल खाने वाला जवान नहीं है, ये पाकिस्तान का फौजी है, इसे हलाल गोश्त क्यों नहीं ला कर दिया? सिपाही ने फौरन कहा, यस सर, अब हलाल गोश्त का राशन ला कर देगा सर। उसके बाद मद्रासी मेजर ने बड़ी माजरत के अंदाज में मुझसे मुखातिब होकर कहा, जवान, इनसे गलती हो गई, आज से तुम्हें हलाल गोश्त मिलेगा। मैंने कहा, पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तानी
पाकिस्तानी फौज का जवान नहीं हूँ, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। दूसरी बात यह है कि आप मुझ पर पाकिस्तानी कमांडो होने का इल्जाम लगाने की नाकाम कोशिश न करें। डोगरा कैप्टन ने बड़े नर्म लहजे में कहा, जवान अगर तुम कश्मीरी मुजाहिद हो तो तुम कश्मीरी में बात क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें कश्मीरी जबान बोलना ही नहीं आती, फिर तुम कश्मीरी मुजाहिद कैसे हो सकते हो? मैंने कहा, मैं मशरकी पंजाब का मुसलमान पंजाबी हूँ और कश्मीर के जिहाद में सिर्फ इस्लामी जज्बे के मातहत शरीक हुआ हूँ। मेरा पाकिस्तान से या पाकिस्तानी फौज से कोई ताल्लुक नहीं। मद्रासी मेजर ने जेब से चमड़े का बटवा निकाला, उसे एक तरफ से खोला, उसमें सिगार भरे हुए थे। एक सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने अंग्रेजी में कहा, मुझे मालूम है तुम सिगार शौक से पीते हो, ये लो। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम अंग्रेजी जबान बड़ी रवानी से बोल लेते हो, और मुझे ये भी इल्म है कि तुम हिंदी और संस्कृत भी जानते हो और गुजरात काठियावाड़ की गुजराती जबान अच्छी तरह से समझ लेते हो और बोल भी लेते हो। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। इन लोगों को मेरे तमाम साबिका रिकॉर्ड का इल्म हो चुका था। मैंने अंग्रेजी में जवाब देने की बजाय अपनी उर्दू जबान में ही कहा, मुझे न संस्कृत आती है, न मैं गुजराती जबान जानता हूँ और न मुझे सिगार पीने का शौक है। बेहतर होगा कि आप उल्टे सीधे हथकंडे आजमाने की बजाय मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हैं सीधी तरह पूछें। अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं बता दूंगा। मेजर और कैप्टन ने एक दूसरे की तरफ मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर देखा। मद्रासी ने सिगार वाला बटवा बंद कर दिया, खुद भी सिगार न सुलगाया। कहने लगा, दोस्त तुम तो खामखा नाराज हो गए हो, लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, चलो फिर मिलेंगे। ये कहकर वो लोग कोठरी से चले गए। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया और बाहर दो फौजी दरवाजे के आगे टहलकर पहरा देने लगे। लकड़ी की छत वाले इस छोटे से कोठरी नुमा कमरे में कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं था। मैं सिर्फ दरवाजे की एक आध दुर्ज में से बाहर की थोड़ी सी झलक देख लेता। चूंकि ये मैदानों से जरा ऊपर की जानिब पहाड़ी इलाका था, इसलिए वहाँ मैदानी इलाकों वाली गर्मी और हब्स नहीं था, कश्मीर की पहाड़ियों वाली सर्दी भी नहीं थी। 2 दिन यूं गुजर गए, कोई मुझसे पूछगिछ करने न आया। इस दौरान मुझे 3 वक्त आलू गोश्त का सालन और ताज़ा रोटियां मिलती रहीं। 3 वक्त लंगर की चाय भी मिल जाती थी। तीसरी रात को एक साड़ी वाली नौजवान औरत अंदर आकर मेरे पास बोरिए पर बैठ गई। अब रात को मेरे कमरे में लैंप रोशन कर दिया जाता। उस औरत के माथे पर तिलक लगा था। ये हिंदू औरत थी। रंग खिलता हुआ था, जिस्म बड़ा पुरकशिश था, नक्श खूबसूरत थे, आंखें भी सहर अंगेज थीं। मैं समझ गया कि ये औरत इन लोगों ने ही मुझे सीधी राह से भटकाने और अपनी राह पर लाने के लिए भेजी है। औरत ने आते ही बड़ी साफ उर्दू में कहा, मैं जानती हूँ तुम यही समझ रहे होगे कि मुझे यहाँ के कैप्टन और मेजर साहब ने भेजा है। मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। मुझे कैप्टन और मेजर साहब ने ही तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारा दिल बहलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कि इन लोगों के आगे हठ धर्मी से काम न लेना। ये दोनों जल्लाद हैं और ये तुमसे 2-3 बातें पूछना चाहते हैं। इन बातों के बताने से तुम्हारे इज्जत और ओहदे में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि तुम इंतहाई हौलनाक अजियत उठाने से बच जाओगे। मैं उस हिंदू औरत की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, श्रीमती जी, तुम अपनी जगह पर हो सकता है ठीक कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए अगर मैंने हठ धर्मी से काम न भी लिया तो ये लोग मेरा एतबार नहीं करेंगे। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी साफ गोई से खुशी हुई है। दूसरी बात कि मेरा नाम सुशीला है, तुम मुझे श्रीमती की बजाय सुशीला कहकर मुखातिब करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। उसने बड़ी बेबाकी से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और उसे दबाते हुए बोली, इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें खुश करने के लिए भेजा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे इस हकीकत का इल्म है कि पाकिस्तानी फौज के कमांडो बड़े आला किरदार के इंसान होते हैं। वो अपने किरदार पर जरा सा भी दाग नहीं आने देते। वो बड़े पाकबाज और बहादुर होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात मैं तुम्हें अपने तौर पर बताना चाहती हूँ कि ये लोग तुम्हें एकदम नहीं मारेंगे, तुम्हें खुद भी नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगे कि तुम खुद मौत की ख्वाहिश करने लगोगे। ये फिर भी तुम्हें नहीं मारेंगे। मैंने इस कैप्टन और इस मद्रासी मेजर जैसा संगदिल और इंसान को तड़पते हुए देखकर खुश होने वाला आदमी आज तक नहीं देखा। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, सुशीला साहिबा, बेहतर यह है कि तुम भी अपना ये भाषण बंद करके वापस मेजर और कैप्टन के पास चली जाओ। तुम नाहक मेरा सर खा रही हो। सुशीला उठते हुए बोली, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ कह रही थी, तुम एक बार फिर मेरी बातों पर गौर करना, मैं कल आऊंगी। वो चली गई तो मैं आंखें बंद करके लकड़ी के फर्श पर जो बोरिया उन लोगों ने लाकर बिछाया हुआ था उस पर लेट गया। दोपहर को मुझे भुना हुआ गोश्त और उसके साथ 3 तंदूरी रोटियां दी गईं, साथ खीर भी थी। मैं समझ गया कि ये कुर्बानी का बकरा पाल रहे हैं, जो कुछ खिला रहे हैं सब एक एक करके निकाल लेंगे। मैं चूंकि हर किस्म का तशद्दुद और टॉर्चर के हर गैर इंसानी हरबे के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था, इसलिए मजे से सब कुछ खाता पीता रहा। दूसरे दिन भी मेरी खूब आवभगत हुई। कोई मुझसे कुछ पूछने नहीं आता था। एक फौजी सिपाही खाना और चाय लेकर आता और चला जाता। दूसरी रात को सुशीला फिर आ गई। उस रात उसने बड़े भड़कीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें से उसका पेट साफ नजर आ रहा था। पेट तो भारत में हर साड़ी पहनने वाली औरत का नजर आता था, मगर सुशीला का कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा था। मैं समझ गया कि वो मुझ पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करके आई है। आते ही मेरे पास बैठ गई,
कहने लगी, मेजर साहब और कैप्टन साहब तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, कहते हैं कि तुम बड़े बहादुर और कैरेक्टर वाले पाकिस्तानी कमांडो हो। मैंने वहीं उसकी बात काट दी, अपना जुमला दुरुस्त कर लो, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। वो हंसकर बोली, तुम कुछ भी कह लो, तुम वाकई मुझे बड़े अच्छे लगते हो। वो मेरे करीब हो गई और मेरा हाथ पकड़कर मोहब्बत से सहलाने लगी। मैंने अपना हाथ खींच लिया, तुमने जो बात करनी है वो करो और यहाँ से वापस चली जाओ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। सुशीला ने मेरी बात को जैसे बिल्कुल न सुना, कहने लगी, इन लोगों ने तुम्हारा जो हाल करना है उसको सोचकर ही मेरी आत्मा कांपने लगती है। मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देती हूँ कि इन्हें जो ये पूछना चाहते हैं बता दो, फिर ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कम से कम मेरी खातिर अपने आप को मौत के हवाले न करना। मैं हंस पड़ा, कमाल है, तुम मेरी क्या लगती हो जो मैं तुम्हारी खातिर ऐसा करूं? और फिर मैं उन्हें वो कुछ कैसे बता सकता हूं जो मुझे मालूम ही नहीं। वो तो मुझे पाकिस्तानी कमांडो समझ रहे हैं। वो मुझसे पूछेंगे कि मेरे साथी पाकिस्तानी कमांडो इंडिया में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में कहां पर हैं। मैं न पाकिस्तानी कमांडो हूं, न मेरा कोई साथी यहाँ पर है, इसलिए मैं इनके सवालों के इनकी मर्जी के मुवाफिक जवाब कैसे दे सकता हूँ। यहाँ सुशीला ने वो बात जाहिर कर दी जिसके बारे में मुझे पहले ही शक पड़ चुका था। कहने लगी, यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास तुम्हारा सारा पुराना रिकॉर्ड पहुंच चुका है। कैप्टन बत्रा और मेजर रामा राव को तुम्हारे बारे में एक एक बात का पता है। तुम्हारी सारी फाइल इनके पास मौजूद है। तुमने गुजरात, दिल्ली, तिरुचिरापल्ली, नागपुर में इंडियन मिलिट्री को जो नुकसान पहुंचाया है और उनके जितने फौजियों को मारा है उसका एक एक रिकॉर्ड इनके पास है। तुम किसी बात से कैसे इनकार कर सकते हो, जबकि दिल्ली की अखबारों में छपने वाली तस्वीर के तराशे भी फाइल में लगे हुए हैं। मैं खामोशी से उस हिंदू औरत सुशीला की बातें सुन रहा था जो बिल्कुल सही थी। वो कैप्टन बत्रा और मद्रासी मेजर रामा राव ने इस औरत को इसलिए मेरे पास सारा कोड ब्रीफ करके भेजा था कि मुझे मालूम हो जाए कि मेरा कोई कमांडो एक्शन इन लोगों से छुपा हुआ नहीं है और इनके पास मेरा फुल रिकॉर्ड मौजूद है जो एक मुसद्दिका दस्तावेज है। इनका ख्याल था कि शायद इस औरत के जरिए मैं इनके साथ समझौता करने पर राजी हो जाऊं, मगर ये बात मेरे उसूल के खिलाफ थी। ठीक है, अगर उन्हें मालूम हो गया था कि मैं कमांडो हूं और मैंने बड़ी तबाही मचाई थी तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, मगर इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं कर सकता कि मैं पाकिस्तानी कमांडो हूं, जबकि ये एक हकीकत भी थी। मैंने सुशीला से कहा, मुझे अब जो कुछ कहना है वो मैं कैप्टन बत्रा, मेजर रामा राव के सामने ही कहूंगा। तुम्हें अब बार बार मेरे पास आना नहीं चाहिए। सुशीला ने 2-4 बार मुझे समझाने की कोशिश की और फिर उठकर चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मद्रासी मेजर रामा राव और डोगरा कैप्टन बत्रा आ गए। उनके साथ 2 फौजी थे जिन्होंने लोहे की 2 कुर्सियां उठाई हुई थीं। कुर्सियां मेरे सामने रख दी गईं। मेजर और कैप्टन उन पर बैठ गए। फौजी दरवाजे के पास खड़े हो गए। डोगरा कैप्टन ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे बताया कि मेरे बारे में उनके पास फुल रिकॉर्ड मौजूद है और ये कि मैं अपने पाकिस्तानी कमांडो होने का इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जो हम तुमसे पूछें तुम हमें बता दो। हम सिर्फ तुमसे 2-3 सवाल ही पूछेंगे, तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मद्रासी मेजर ने मेरी तरफ झुक कर कहा, हमें सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे दूसरे पाकिस्तानी कमांडो यहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं और तुम्हारा अगला कमांडो ऑपरेशन क्या था। बस सिर्फ यही 2 आसान से सवाल हैं। हमें इनके जवाब दे दो और उसके बाद तुम आजाद हो। बेशक वापस अपने साथियों के पास चले जाओ। अगर पाकिस्तान जाना चाहते हो तो हम तुम्हें खुद बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। ये सवाल मुझसे दिल्ली, तिरुचिरापल्ली और ग्वालियर के टॉर्चर सेंटरों में कई बार पूछे गए थे और मैंने उनका एक ही जवाब दिया था कि मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। कश्मीरी हुर्रियत परस्त जरूर हूँ और दुश्मन के साथ जंग करना मेरा मजहबी और इंसानी हक है। जब मैंने जहाँ भी यही जवाब दिए तो कैप्टन बत्रा और मेजर रामा राव का पारा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगा। रामा राव बोला, चलो हमें यही बता दो कि कश्मीरी मुजाहिदों के कमांडो शेरवान का खुफिया अड्डा कहाँ पर है, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है कि कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी नहीं बताऊंगा। इस पर मद्रासी मेजर का चेहरा गुस्से से और काला हो गया। अंग्रेजी में मुझे गाली दी और मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि एक बार तो मेरी आंखों के आगे तारे नाच उठे। मैं उस मद्रासी की गर्दन 1 सेकंड में तोड़ सकता था, लेकिन वो मकाम ऐसा नहीं था। उसकी गर्दन तोड़ने का फायदा भी नहीं था। उसके मरने के बाद कोई दूसरा रामा राव आ जाता। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त कर गया। अब दोनों ने मुझे ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। मैंने अपने आप को समेट लिया और उनकी मार खाता रहा। जब वो थक गए और हाँफने लगे तो चले गए। दूसरे रोज मुझे उस पहाड़ी फौजी कैंप के एक और कमरे में ले जाया गया, जहां अजियत देने और गैर इंसानी टॉर्चर के हर किस्म के हालात पड़े थे। इन लोगों ने मेरे साथ कैसा वहशियाना सलूक किया ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता। 1 घंटे के टॉर्चर के बाद वाकई तकलीफ बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। मुझे टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।